आखिरी शक्तिशाली हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान। केवल आवाज सुनकर टारगेट को हिट करने का हुनर रखते थे पृथ्वीराज चौहान के 2 युद्ध जिसने बदल दिया भारत का इतिहास। हरियाणा में यहाँ पर आज भी स्थित है पृथ्वीराज चौहान का सदियों पुराना किला। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सबको हराने वाला पृथ्वीराज चौहान आखिर कैसे हार गया। आइए जानते हैं मोहम्मद गौरी को 17 बार हराने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की अद्भुत कहानी। दोस्तों पारंपरिक ने परंपरागत शिक्षा लेने के अलावा वेदांत, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान, मीमांसा और चिकित्सा की पढ़ाई भी की थी। वे संगीत और चित्रकला में भी पारंगत थे। एक और बड़ी खासियत उनमें यह थी कि वे प्रभु श्री राम के पिता दशरथ की तरह शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे, यानी आवाज सुनकर निशाना लगाने में वे निपुण थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आंख नहीं होने के बाद भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली दिखाई देते थे। दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती बेटी कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थी। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के रायगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीखे थे। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण मौजूद थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानी सुनी तो वह बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों पृथ्वीराज की एक कहानी प्रचलित है कि वह इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया था। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृतिक, मगधी, पैशाची, सौरसेनी और अपभ्रंश भाषा शामिल है। इसके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी और 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। उनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता से प्रेम हो गया था। दोस्तों संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। वही गद्दार जयचंद जिसकी धोखाधड़ी के कारण पृथ्वीराज को हार का मुंह देखना पड़ा। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को पसंद करते थे। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करने के कारण उनकी एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में लगा दी। पृथ्वीराज ने संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा लिया और दोनों ने गंधर्व विवाह किया। बाद में जयचंद भी समझ गया कि उनकी बेटी भी पृथ्वीराज को पसंद करती है। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से दुश्मनी मान ली। चंद्रबाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। इसके बाद चंद्रबाई एक कवि और लेखक बने थे। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा था। प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने वर्ष 1180 ईस्वी में पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और जल्द ही उन्हें कई हिंदू शासकों द्वारा चुनौती दी गई, जिन्होंने चाहमान वंश पर कब्जा करने की कोशिश की। पृथ्वीराज चौहान की पहली सैन्य उपलब्धि उनके चचेरे भाई नागार्जुन के कारण थी। नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान के चाचा विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे, जिन्होंने उनके राज्य अभिषेक के खिलाफ विद्रोह किया था। पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन द्वारा कब्जा किए गए गुड़ापुरा को वापस लेकर अपनी सैन्य श्रेष्ठता दिखाई। यह पृथ्वीराज चौहान की शुरुआती सैन्य उपलब्धियों में से एक थी। अपने चचेरे भाई को पूरी तरह से हराने के बाद पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में पड़ोसी राज्य भादानको पर कब्जा कर लिया। भादानको का शासन एक अज्ञात राजवंश था जो बयान के आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था। भादानको ने हमेशा चाहमान वंश के लिए खतरा पैदा किया, क्योंकि वे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे। वे चाहमान वंश के अधीन था। भविष्य में खतरे के बढ़ने को देखते हुए पृथ्वीराज
चौहान ने भादानको को पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला किया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ी और अपने समय में बहुत प्रसिद्ध शासक थे, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी है जो बहुत प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम राजवंशों ने उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम इलाकों पर कई हमले किए थे, जिसके कारण वे उस हिस्से के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहे। ऐसा ही एक राजवंश था गौरी वंश, जिसके शासक मोहम्मद गौर ने सिंधु नदी पार करके सुल्तान पर कब्जा किया, जो पहले चाहमान साम्राज्य का हिस्सा था। गौर ने पश्चिमी क्षेत्रों को नियंत्रण किया जो पृथ्वीराज के राज्य का हिस्सा थे। मोहम्मद गौर अब अपने राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करना चाहता था, जिस पर पृथ्वीराज का नियंत्रण था। इसके कारण दोनों के बीच कई लड़ाइयां हुई। कहा जाता है कि इन दोनों यानी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौर ने कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही के सबूत मौजूद हैं, जिन्हें तराइन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध तराइन का पहला युद्ध वर्ष 1190 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के शुरू होने से पहले मोहम्मद गौर ने तबरहिंदा पर कब्जा कर लिया था, जो चाहमान का हिस्सा था। यह खबर पृथ्वीराज के कानों तक पहुंची। तबरबिंदा पर कब्जा करने के बाद गौर ने तय किया कि वह अपने ठिकाने पर वापस चला जाएगा, लेकिन जब उसने पृथ्वीराज के हमले के बारे में सुना तो उसने अपनी सेना को रोककर युद्ध करने का फैसला किया। दोनों सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई और कई बार हताहत हुए। पृथ्वीराज की सेना ने गौर की सेना को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गौर घायल हो गया, लेकिन वह किसी तरह बच निकला। एक बार पृथ्वीराज ने तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौर को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वह इतने दरियादिली थे कि मोहम्मद गौरी को कई बार माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौर ने रात में पृथ्वीराज पर हमला किया। पृथ्वीराज के पास ज्यादा हिंदू सहयोगी नहीं थे, लेकिन उनकी सेना कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी और वह उनकी सेना को धोखा देने में सफल रहा। आखिरकार तराइन की दूसरी लड़ाई में उन्हें गौर ने हरा दिया और मोहम्मद गौर चाहमान पर कब्जा करने में सफल रहा और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़वा दिया। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने चंद्रबाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद्रबाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंद्रबाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। दोस्तों, चंद्रबाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गंवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी। दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि अपने चरम पर पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में माउंट आबू तक फैला हुआ था। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो उनका साम्राज्य बेतावा नदी से लेकर सतलुज नदी तक फैला हुआ था। अगर हम आज के समय को शामिल करें तो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान को बड़े पैमाने पर सबसे महान हिंदू राजा के रूप में चित्रित किया जाता था, क्योंकि वह कई वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोके रखने में सफल रहे थे। मध्यकालीन भारत में इस्लामी शासकों की शुरुआत से पहले पृथ्वीराज चौहान भारतीय शक्ति के प्रतीक थे।